कुछ कुछ मेन चीज़ उस पे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ है कट ऑफ। उसको लिस्ट में हम लिखे नहीं है। एक्चुअली कल ही क्लास लेने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन सब चीज़ रिसर्च हम कर नहीं पाए थे कल तक, क्योंकि पीछे से बहुत सारा बैच चल रहा है। जब एफआरओ नहीं हो रहा था तो बहुत सारा और भी बैचेस चल रहा है, तो उनके बीच में आकर के सब कुछ करने को टाइम नहीं मिल पाया कल। तो आज थोड़ा ठीक ठाक हम उसको रिसर्च करके आए हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है अभी इस वाले एग्ज़ाम में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं हम, जैसे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं कि क्या है उसमें मामला और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन है वो है कट ऑफ के बारे में। दूसरा जो डिस्कशन है, छोटा सा ही डिस्कशन होगा, वो है एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि एग्ज़ाम क्या उसी डेट को होगा या दूसरे किसी डेट को होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या उसमें करना है, कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। फिर टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि टेस्ट सीरीज एक ऐसा मोमेंट होता है, टेस्ट सीरीज जब आप देते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पहले ही आप दे रहे होते हैं, तो टेस्ट सीरीज से बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ जाता है। आप कैसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस पर भी तय होता है। तो टेस्ट सीरीज कैसे देना चाहिए उसको भी यहाँ पे पहले बात करेंगे। और फिर फाइनली आएगा स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि आगे का रोड मैप 22, 23, 24 जनवरी तक के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले तो एग्जाम डेट पे ही चर्चा हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या है नहीं है उसके बाद। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने हमको फ़ोन किया, उनका एसटी कैटेगरी था, उन्होंने बोला मेरे 88 मार्क्स में हो गया है। कुछ स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं जिन्होंने कहा कि मेरा 90 आया है, उनका नहीं हुआ है एसटी कैटेगरी में। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं जनरल कैटेगरी में उनका 99 में ही हो गया है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि 99 में नहीं हुआ है। तो इन सब को लेके पहले मैं अपना जो हमेशा फैक्ट के साथ ही थोड़ा बात करते हैं। देखिए, हर बार कट ऑफ जो है एग्जाम के साथ ही आता है, क्यों ऐसा है उसको पहले समझते हैं। इस बार जो टोटल नंबर जो प्रीलिम्स में जिन लोगों का रिजल्ट आया है, उनका संख्या है करीब 2000 के आसपास। मान के चलते हैं 2000 लोगों का रिजल्ट दिया गया है, सारा कैटेगरी मिला करके प्रीलिम्स में। ठीक, अब इनमें से लगभग वही 600 के आसपास लोग जो हैं मेंस भी ये इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, है ना। तो लगभग 600, 500, 600, 700 ऐसे मान के चलते इतने लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसमें से हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, वैसा होगा। कट ऑफ का मामला क्या है कि जो कट ऑफ को लेकर नियम है वो ये कहता है कि कट ऑफ जब वेबसाइट पे लग जाएगा जेपीएससी के, उसके 60 दिन के अंदर तक, वो मैंने 60 दिन तक वो डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे, और 60 दिन तक ही वो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता है कट ऑफ। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है कि जब कट ऑफ जारी हो जाता है और कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ लोगों का कट ऑफ पार हो चुका होता है, लेकिन प्रीलिम्स के लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है, रोल नंबर नहीं होता है, तो उनको एप्लीकेशन आवेदन भरवा करके जेपीएससी में अगर वो आवेदन देंगे तो फिर उनका नाम ऐड भी कर दिया जाता है ना। तो ये भी एक तरीका, जैसे अभी आपने देखा कि रिक्रूटमेंट में एक कोई केस चल रहा था 6th जेपीएससी वाला, तो उसमें फाइनली वो जो बच्ची थी, नाम उसका ध्यान में नहीं है, टोपनो कोई बच्ची थी, स्पोर्ट्स कोटा वाला केस था, उसमें उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, माने सिलेक्शन हो गया है, जेपीएससी ने अपने वेबसाइट पे उसको पब्लिश किया है। तो कट ऑफ का यही मामला है कि 60 दिन तक वो वेबसाइट पे अवेलेबल रखने का नियम है। लेकिन अब वही है टाइमिंग का इश्यू, कि अगर वो इस रिजल्ट के साथ ही आता कट ऑफ, तब तो 60 दिन का विंडो आप उपयोग कर सकते थे। अब मालूम चले कि आपका एग्जाम ही पहले हो गया, अब फिर कट ऑफ का बाद में दे करके क्या फायदा है। ठीक है, तो कट ऑफ देगा, उसके 60 दिन तक वो रहता है वेबसाइट पे, और उसमें एप्लीकेशन लिखने का भी मौका आपको मिलता है। तो वो सब कुछ टिका हुआ है कि कट ऑफ कब देगा, है ना। ये है उसका सिस्टम। वो कट ऑफ जारी करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो जेपीएससी के नियमावली में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसको एनुअल रिपोर्ट्स में भी
प्रॉपर तरीके से लिखा है। अगर 2016-17 का एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ेंगे जेपीएससी का, तो उस पे दिया हुआ है कि 60 दिन तक ये चीज़ कट ऑफ जो है वेबसाइट पे जारी होगा। एक दूसरा चीज़, भले आप लोग अलग बैच के हैं, लेकिन उसको ये भी समझा दे रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग इसी बैच में हैं जो कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर में भी है, बॉयलर इंस्पेक्टर, क्योंकि वो कैलेंडर से गायब है। तो एक जेपीएससी का नियम ये भी है कि कभी जेपीएससी क्या करती है, उसका सिस्टम ये है कि उसको सिर्फ मेंस और इंटरव्यू से मतलब होता है, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन उसके नियम में ये लिखा है कि जब कैंडिडेट्स का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो प्रिलिमिनरी स्टेज को भी अप्लाई करते हैं, माने फिर प्रीलिम्स का भी एग्जाम होता है जब कैंडिडेट्स का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब। तो जेपीएससी का संयुक्त जो परीक्षा है सिविल सर्विसेज का या फॉरेस्ट का, तो इसमें तो कैंडिडेट्स का संख्या इतना ज्यादा होगा कि 3 स्टेज में एग्जाम होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे वेटनरी डॉक्टर, सिविल जज, तो इनका हो सकता है कि सिर्फ इंटरव्यू ही हो या ज्यादा से ज्यादा रिटन एग्जाम हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ये सब एग्जाम जो हैं अभी रिटन तक हैं, लेकिन अब इसमें कितना संख्या गया है एप्लीकेशंस का पता नहीं। हो सकता है प्रीलिम्स इतना ज्यादा अगर फॉर्म चला जाएगा तो प्रीलिम्स भी अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। ये जेपीएससी का नियम है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ जानकारी आप लोग रखिए अपने पास, ताकि जितना जानकारी रहेगा उतना ही बढ़िया आपको माने कॉन्फिडेंस भी रहेगा तैयारी में कि कुछ कर रहे हैं, है ना। यस राहुल, बट नहीं हुआ। बहुत लोगों का 90 है, नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा एक दिक्कत ये है कि लोग इतना बार ये आंसर की दे दिया है ना, जैसे आंसर की है 5 बार 10 बार, अभी भी पता नहीं 2 गलत ही है। तो इतना बार आंसर की दे रहा है कि स्टूडेंट उसको मिलाने में गड़बड़ा रहा है कि उसका नंबर कितना आया है फाइनली। पुराने वाले से इतना आया, 2 कम होके उतना हो गया, 2 कम होके उतना हो गया। तो जो हमको बोलेंगे ना कि मेरा 88 या 87 में हो गया एसटी कैटेगरी में, हो सकता है कि उनका 92 आ रहा हो। तो जब तक कट ऑफ नहीं आएगा, फिर वही घूम फिर के मामला वही हो गया कि ये अब तुक्का लगाने वाला बात हो गया कि लगता है इतना कट ऑफ होगा। नहीं, जब तक आयोग पब्लिश उसको नहीं करेगा तब तक अपने से तुक्का नहीं लगाना है, उसको आप इंतजार कीजिए। कट ऑफ आएगा, अगर उसमें दिखता है कि 89 है एसटी कैटेगरी में, तो आप उसको आवेदन देंगे ना, तो आपका नाम वापस से लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। यही नियम है ना। और वो 2 महीने तक वेबसाइट पे रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिटेल्स था, जो जानकारी था हमको लगा कि शेयर करना चाहिए, तो आपको मैंने समझाया कि उसमें टेंशन नहीं लेना। अगर किसी को ऐसा लग रहा होता है ऐसा एग्जाम में, खास तौर पे जेपीएससी पे हो गया, अगर ये 5 बार आंसर की दे रहा है तो पता नहीं कौन सा महान व्यक्ति है जो इस तरह का क्वेश्चन में 5 बार आंसर की वो निकाल रहा होगा। इतने बड़े एक्सपर्ट हैं उनके पास कि उनको आंसर ही की समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, नेट पे भी देख लेगा तो उसका जवाब मिल जाएगा, सिंपल। लेकिन जब 5 बार रिवाइज हो रहा है तो इससे समझ में आता है कि जेपीएससी के जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, उनका लेवल क्या है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर आपका कट ऑफ से आगे जा रहा है, एप्लीकेशन में भर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कट ऑफ 90 के ऊपर है एसटी का, या तो 92 है या 93 है, ऐसा कोई नंबर है कट ऑफ एसटी कैटेगरी में, तब फिर आपका 1-2 नंबर से ही छूटा, मतलब तैयारी ठीक था, बाई लक 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, यही है, ठीक है। तो हताश निराश नहीं हो, इतना करीब आ गए हैं तो अगले बार देखिए, ठीक है। उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है, और यहाँ टेंशन लेकर के कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लाइफ तो जेपीएससी में हमेशा टेंशन में ही रहेगा, है ना। बहुत सारा उसमें लूप होल से, मैं उस पर अभी बात नहीं करेंगे, है ना। अभी हम लोग को पहले फ्रेश माइंड से देखना है मेंस का तैयारी होता कैसे है। आज आपको क्लैरिटी हो जाएगा, आज के ही क्लास में लगने लगेगा कि आप मेंस आराम से क्रैक कर लीजिएगा। ये मेरा आज का क्लास लेने का पर्पज है। यहाँ से तो हम क्लास लेते ही रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। और दिक्कत ये भी हो गया कि अब बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं यही वाला बैच, ये भी एक नया प्रॉब्लम है ना। तो उनको अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, है ना। उनके लिए भी ये क्लास है। पहले चलिए दो कुछ कुछ मेन चीज पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो वो रह जाएगा। सबसे पहला है एग्जाम डेट, कि क्या ये एग्जाम 22, 23, 24 जनवरी को होगा या नहीं होगा, है ना। अब इसमें एक चीज हम आपको प्रेडिक्ट करके पहले से ही समझा दे रहे हैं। प्रेडिक्ट क्या करना है, कैलकुलेशन,
कोई बाबा तो है नहीं कि प्रेडिक्ट कर पाएंगे। कैलकुलेशन ये कहता है कि मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अभी हो गया है, आज जब हम ये क्लास ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज 9 दिसंबर है, 9 या 8 दिसंबर होगा, 9 दिसंबर है मेरे ख्याल से, 9 तारीख है ना। तो 9 तारीख आज ही हो चुका है, आज भी फॉर्म नहीं आया है। और इस फॉर्म आने में क्या घनचक्कर बन रहा है कि पहले एसीएफ का रिजल्ट आएगा तब फॉर्म आएगा, या फिर पहले एफआरओ का फॉर्म आ जाएगा तब एसीएफ का रिजल्ट आएगा। आमतौर पे जेपीएससी कई बार ऐसा कर चुका है कि जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसके एक ही दिन के बाद या शाम तक ही अनाउंस करता है कि ये फॉर्म भरने का डेट है, जब उसको एग्जाम जल्दी लेना होता है। जैसे बाकी का जो आप देखेंगे तो फॉर्म साथ ही साथ, मैंने पीटी के एग्जाम के साथ ही साथ फॉर्म आ गया था और विद इन 40 डेज एग्जाम भी हो गया था। लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार ना तो कट ऑफ आया है, ना तो फॉर्म भरने का तिथि आया है, और कुछ भी नहीं आया है। तो अगर दिसंबर तक ये नहीं हो पाया तो किसी भी हाल में जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जनवरी के एंड में है। 22 दिन में फॉर्म भी भरा लेना, उसका कट ऑफ भी जारी करना, उसका सब कुछ, एडमिट कार्ड भी इश्यू करना, एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले देगा तभी तो बच्चा सेंटर पे पहुंच पाएगा। तो इस बार जब ये एग्जाम पोस्टपोन होगा तो ये फरवरी में नहीं जाकर के मार्च में चला जाएगा, जैसा हमको लग रहा है। हो सकता है फरवरी में भी आए, हम हमेशा उसको कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये दिसंबर तक फॉर्म मैंने उसका आया, मान लीजिए दिसंबर के एंड में भी फॉर्म निकाल दिया, तब भी 22-23 दिन, तो 22 दिन बाद एग्जाम कैसे होगा, है ना। तो कैलकुलेशन यही कह रहा है कि फिर से चांस कम है कि 22, 23, 24 जनवरी को एग्जाम हो जाए। ठीक है, चांस कम बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो तैयारी करेंगे वो 22, 23, 24 जनवरी के लिए ही तैयारी करेंगे। ठीक है, उसमें अगर डेट बढ़ गया तो फिर हम अपना स्ट्रेटजी चेंज करके आएंगे। मेहनत से हम पीछे नहीं हटते हैं कभी। ठीक है, मेरा नियम ही है कि जब मेंस का कोई एग्जाम सामने होता है तो हमको नींद ही आना बंद हो जाता है। ठीक है, चाहे वो अपना मेरा तैयारी हो या स्टूडेंट्स के लिए तैयारी हो, बात एक ही पड़ता है मेरे लिए। उसमें हम सब कुछ नया तरीके से फिर से बनाते हैं हमेशा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो हम फिर कुछ नया लेकर के आएंगे जिससे और ज्यादा हम लोग का तैयारी कॉन्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो पहला चीज ये हो गया कि एग्जाम डेट को लेकर के एक थोड़ा सा दुविधा हो गया है कि हम लोग तो करेंगे 22, 23, 24 जनवरी तक, लेकिन ये एग्जाम बढ़ के मार्च में हो सकता है। ठीक है, अगर सारा चीज वो दिसंबर तक नहीं पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वही कह रहा है ना। और एसीएफ का रिजल्ट भी आना बाकी है, वो भी देखिए आप। ठीक है, एसीएफ जस्ट अगले महीने होगा, तो अगर ये मार्च में होगा तो वो अप्रैल में हो जाएगा, है ना। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो अप्रैल में दिया है तो उसको भी डेट अप्रैल ही रखेगा जब तक कि एसीएफ का एग्जाम ना हो जाए, या एसीएफ का कुछ इस तरह से रिजल्ट वगैरह नहीं है, फिर देखा जाएगा क्या डेट होता है। तो एग्जाम डेट को लेकर कोई खास हमको अब चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी रखे या तो जनवरी होगा या मार्च होगा। ठीक है, फरवरी में फिर देने का तुक नहीं बन रहा है ना, दे भी सकता है। चलिए, तो ये था पहला कि एग्जाम डेट डिपेंड किस पे करता है, हमारे फॉर्म पे और एसीएफ के रिजल्ट पे भी कुछ हद तक। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा परीक्षा को लेकर के कि क्या क्या चीजें हम लोगों को समझना है। यहां मेजर चीज परीक्षा में एक जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इसके क्वेश्चन पेपर को लेकर के। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा उसके लिए सिर्फ एक लाइन का वो पहेली जैसा बुझा के छोड़ दिया है। उसमें सिर्फ इतना लिख दिया है, उसको हम लेके आए हैं यहां लिख करके, स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं आपको, कि उसमें सिर्फ इतना लिख दिया है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर विल बी 8। मतलब इसके अंदर 8 क्वेश्चन होगा और 8 में से 5 क्वेश्चन बनाना है। अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके अंदर अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो मोटा मोटा 3 तरीके का सैंपल पेपर हम बनाए, मतलब सोचे। एक सैंपल पेपर तो हम डाल दिए हैं आपके सामने, उसको आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी और 2 उसी में हम समझा देंगे। 3 प्रोबेबिलिटी बनता है कि इतने टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
वो तीनों हम आपके साथ यहां शेयर करने जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसमें उसी पे पहले अपना डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है। अब उसमें 3 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर पहले निकालते हैं और समझते हैं। यहां पे सिलेबस भी है इसमें, ठीक है। 3 ऑप्शन क्या क्या है। एक जो यहां पे विकल्प आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा है। इसमें एक जो क्वेश्चन है ये ऐसा बन सकता है जो हम आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी ऊपर में मैंने लिख दिया है साफ साफ। डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेपीएससी का जब एग्जाम होगा फॉरेस्ट का, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पे मैच करे सैंपल से, है ना, डायरेक्ट मैच कर सकता है। तो कोई बोलेगा कि क्वेश्चन ये आउट कर दिया, इसको पहले से पता था, सेटिंग वाला आदमी। इसीलिए हम पहले ही ये बता दे रहे, क्योंकि ये वीडियो तो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे थोड़ा अवेयरनेस के लिए। जो स्टूडेंट्स नहीं हमसे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, उनके लिए भी, है ना, मेंस का कम से कम इतना तो आइडिया लग जाए। तो डिस्क्लेमर यही है कि सैंपल कॉपी है। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन मैच करता है डायरेक्ट एग्जाम में तो वो मेरा जिम्मेवारी नहीं है। या टेस्ट सीरीज जो हम लोग लेंगे, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट मैच करेगा तो वो क्वेश्चन आउट नहीं है, ये हम अपने से बनाए। तो पहला जो इसका सिस्टम है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, पहला मतलब जो क्वेश्चन पेपर बनने का पहला स्वरूप कैसा होगा, तो ये है उसका पहला स्वरूप जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा कठिन है। 3 आउटकम है, 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। उस 3 में सबसे कठिन और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी क्वेश्चन का है, इस तरह के क्वेश्चन का। इसमें क्या है कि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 8 है। इसको हम पूरा स्ट्रक्चर भी किए हैं क्वेश्चन पेपर के जैसा, ताकि आपको थोड़ा एहसास होने लगे कि जेपीएससी का बिना क्वेश्चन देखे हुए हम चलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम इसको पूरा स्ट्रक्चर ही कर दिए हैं क्वेश्चन के जैसा, कि आपको लगे कि ये जेपीएससी का हम क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या है कि इसमें 8 क्वेश्चन हम रखे हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन क्या है और उसमें से आपको 5 सॉल्व करना है। तो हर क्वेश्चन 40-40 नंबर का होगा। और यहां पर उसमें जो है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, ए बी सी, उसका ये हिंदी अनुवाद है क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन हो सकता है 15 नंबर का हो, दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का हो, तीसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का हो, तो 40 हो गया। ये चेंज भी हो सकता है, एक क्वेश्चन 13 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर और तीसरा क्वेश्चन फिर से 10 नंबर 15 नंबर का, तो भी ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी, ठीक है, तो 40 ऐसा। अब आपको इसमें से चूज करना है कि आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3, क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं होगा कि 2 का ए आप बना लिए, आपको आता था, 3 का बी बना लिए, 4 का सी बना लिया, ऐसे करते करते 8 अटेम्प्ट कर दिए, वैसा नहीं होगा। आपको 5 चूज करना है और उसके जितने सब पार्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है। तो या तो 2 का ए बी सी ऐसे करके करिए, और बाद बाकी जो आपको नहीं आता है, जिसमें से कम आपको लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसा ही क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना क्यों है, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैं दूसरा टाइप भी आपको बताता हूं, लेकिन उसके लिए पहले सिलेबस देखते हैं। चाहे पहले दूसरा टाइप यहीं पे समझ लेते हैं और फिर उसके बाद सिलेबस एक साथ देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि क्वेश्चन अब चेंज करके ऐसा कर सकता है, अगर एकदम उसका कम चांस है लेकिन वो क्वेश्चन सबसे आसान होगा, कि क्वेश्चन 40 नंबर का बना दे एक क्वेश्चन। तो वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा होगा, एक ही, और वो 40 नंबर का रहेगा। और उसके बाद क्या करेगा, और करके दे देगा, यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन भी लिखा होगा। या तो आप क्वेश्चन नंबर पहला बनाने जा रहे हैं तो या तो ये बना लीजिए या फिर ये बना लीजिए, 40 ही नंबर है दोनों का, जैसा जेपीएससी मेंस में होता है। लेकिन उसका संभावना बहुत कम है, क्योंकि वैसा आ गया तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। और एक तीसरा जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, उसमें भी जो दूसरा फॉर्मेट था उसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा, 5 सेलेक्ट करना है आपको।
लेकिन सब में और करके दिया रहेगा। 8 क्वेश्चन में और, यानी 8 इंटू 2 16 क्वेश्चन टोटल रहेगा, आपको 5 उसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 16 टॉपिक कवर होगा। चलिए, एक ये बात हो गया। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी टफ की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा मैंडेटरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ए बी सी 3 नहीं रहेंगे, उसके अंदर होंगे 10। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 क्वेश्चन रहेगा 4-4 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, यहां पे लिखा रहेगा कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 8 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। वो ऑप्शनल नहीं रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्योंकि वो 40 नंबर का है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को दे सकते हैं इस तरह से। और एक चौथा भी अगर आप सोचें तो जिसका सबसे लीस्ट संभावना है वो ये कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दे 20 और फिर उसको जेपीएससी के सिविल सर्विस के मॉडल पे कर दे, जिसका संभावना उतना नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑप्शनल पेपर्स किसी भी एग्जाम में उस तरह से नहीं आते। और उसका जवाब इसलिए है क्योंकि उसके लिए हमें सिलेबस देखना होगा। अब आइए सिलेबस पे। ठीक, अब सिलेबस क्या कहता है हमारा, वो ऐसे समझिए उसको। हम लोग अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो इसका पेपर 1 है उसको देखते हैं थोड़ा सा। पेपर 1 में क्या किया है कि मोटा मोटा 4 टॉपिक दिया हुआ है ना। यहां पे 4 टॉपिक लिखा है। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये एक यूनिट मान लीजिए, टॉपिक मान लीजिए। इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन। पेपर 1 में ये 4 है। पेपर 2 में 5 है। तो पेपर 1 में अगर ये 4 है, इनमें क्या है ना कि एक एक, ये जो दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये एक टॉपिक हो गया। कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट ही एक टॉपिक हो गया। फिर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, उसका डिस्क्रिप्शन देना, वो एक टॉपिक हो गया। इंपैक्ट ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट, ये एक टॉपिक हो गया। तो अगर वो 40 नंबर वाला क्वेश्चन उठाएगा तो इनमें से किसी एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो उससे क्या होगा कि बाकी का सारा टॉपिक छूट जाएगा, इसमें से कवर नहीं हो पाएगा। तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक वो बना पाएगा और में दूसरा बना पाएगा। तो 40 नंबर के फॉर्मेट में उसके बहुत सारे टॉपिक छूट जाएंगे। और ऑप्शनल पेपर्स का ये नियम नहीं है। ऑप्शनल पेपर्स जहां भी आप देखेंगे उनमें यह कोशिश होता है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया जाए सिलेबस का। मतलब ज्यादा टॉपिक्स से पूछा जाए सवाल, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे वही वाला जो पहला वाला हम दिखाया, जिसको हम सबसे टफेस्ट बोल रहे थे कि 1 का 3 पार्ट। वो सबसे टफ क्यों है? क्योंकि 3 घंटे के अंदर आप देखेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा 15 क्वेश्चन, जो कि लगभग यूपीएससी के बराबर हो गया। 15 क्वेश्चन में करीब करीब जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 4000, 5000, 4400 वर्ड होगा। और 3 घंटे में 4400 वर्ड लिखना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए ताकि आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाए। ये आएगा अगर, तो क्योंकि टॉपिक्स ही ज्यादा कवर नहीं होगा, तो 40 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आप 600 500, क्योंकि टेक्निकल पेपर है तो 500 वर्ड भी लिखेंगे तो चल जाएगा। जो पेपर आपका ह्यूमैनिटीज से जुड़ा हुआ है उसमें 500 वर्ड नहीं, 800 850 वर्ड लिखना पड़ेगा। लेकिन जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं, साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक्स, आदि धर्म जैसा टॉपिक, इन सब पे आप 400-500 वर्ड भी लिखिएगा तो 40 नंबर के क्वेश्चन के लिए कंसिडरेबल है। तो अगर वैसे आएगा तो करीब वर्ड 3 घंटे में आपको लिखना होगा 4200 के आसपास वर्ड। और अगर 40 नंबर के फॉर्मेट में आएगा तो 3 घंटे के अंदर आपको लिखना होगा करीब 2500-3000 हजार वर्ड। फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग सबके लिए तैयार रहेंगे। 40 नंबर वाला हम पहले बोल रहे हैं वो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर एक ही 2 टॉपिक वहां दिखेगा। क्लियर?
तो क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है कि 40 नंबर के फॉर्मेट में बनाएगा जिसमें एक ही क्वेश्चन 40 नंबर का दे देगा, क्योंकि वैसा कोई टॉपिक ही नहीं है ना। वो बाकी जगहों पे समझ में आता है, जैसे आप देखिएगा जेपीएससी में भी जब उसका पेपर 5 चलता है 6 चलता है तो 32-32 नंबर का क्वेश्चन बनने लगता है, छोटा क्वेश्चन होने लगेगा, क्योंकि साइंस टेक एनवायरमेंट इन सब में 40 नंबर के लिए 800 वर्ड लिखना बहुत मुश्किल है, उतना रहेगा ही नहीं कंटेंट, कम रहेगा कंटेंट, कंसेप्चुअल रहेगा कंटेंट। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, तो मैक्सिमम वो 3 टाइप का बन सकता है ऑप्शनल पेपर्स में, और उसमें से जो पहला टाइप है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बाकी का टाइप जो है इजी है कंपैरेटिवली। और जो पहला टाइप से अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अगर मान लीजिए एग्जाम में वही पहला टाइप आ गया तब तो वेल एंड गुड, और 40 नंबर वाला आ गया तो बहुत आसान होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप 40 नंबर के फॉर्मेट में जाएंगे और पहला वाला टाइप आ गया तो 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर। ठीक है, तो हम लोग टफ के लिए तैयार होंगे ताकि 40 नंबर वाला आसानी से बन जाए क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो हमने 2 चीजें यहां डिस्कस किया, पेपर 1 और ये पेपर 2 का सिलेबस है। इसी तरीके से पेपर 2 में है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एनवायरमेंटल एथिक्स ओथिक्स जोड़ देंगे लास्ट में तो 5 हो जाएगा टोटल। तो हमें इसके लिए तैयार रहना है कि ऐसा एग्जाम होगा, और क्योंकि 3 घंटे है तो ज्यादा चांस उसी तरह के क्वेश्चन का है। तो ये था समरी, कंक्लूजन यही निकला कि क्वेश्चन पेपर में हमें तैयार करना है अपना जो सैंपल 1 दिया है मैंने उस हिसाब से, ठीक है। बाद बाकी आपका अपना भी इच्छा है, टेस्ट सीरीज हम बनाएंगे सैंपल 1 के हिसाब से ही, ठीक है। अब चलिए, ये 2 चीज क्लियर हो गया, एग्जाम का डेट और क्वेश्चन पेपर। अब है तीसरा चीज जो है टेस्ट सीरीज। इसमें इतना ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज में जिसको बताया नहीं जा सकता है। दोनों में, पीटी मेंस दोनों में। पीटी में तो हम बहुत बिजी थे क्योंकि बहुत कम टाइम में हम पीटी पढ़ा रहे थे, समय नहीं था उतना मेरे पास, इसलिए बता भी नहीं पाए ठीक तरीके से। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 1 है, मान लीजिए हमारा जो डेट है टेस्ट नंबर 1, एक एक हफ्ते का टाइम मिला है क्योंकि मेंस का टेस्ट है, तो 14 दिसंबर मान लीजिए ये इस दिन हमारा टेस्ट शुरू होगा, है ना। टेस्ट नंबर 2 इसके एक हफ्ते के बाद मान लीजिए वो 21 दिसंबर को चलेगा, और उसी तरह टेस्ट ऐसे हो गया। अब यहां ब्लंडर क्या है कि स्टूडेंट मान लीजिए टेस्ट नंबर 1 देने जा रहा है, इसमें कुछ सिलेबस दिया है कि पेपर 1 का 2 सेगमेंट हम पूछेंगे, तो वो 2 सेगमेंट वो पढ़ लिया, और 2 सेगमेंट था मान लीजिए एनवायरमेंट का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, और एक और कोई टॉपिक इकोसिस्टम। ये 2 चीजें वो पढ़ के आ रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट का बेसिक कंसेप्ट प्लस इकोसिस्टम। अब इसको पढ़ने के बाद वो टेस्ट लिख रहा है, और टेस्ट देने के बाद फिर उसका मॉडल पेपर आएगा अगले दिन, तो मॉडल से आपने मिला उला लिया, बाद बाकी मेरे पास रहेगा तो हम चेक करते रहेंगे, तब तक 4-5 दिन के अंदर हम भी दे देंगे आपको। अब वो क्या करेगा, जो पुराना हो गया ना उसको नहीं ध्यान देगा, अब वो अगले टेस्ट में लग जाएगा कि अब इसका हमको पढ़ना है, इसका हमको देना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये ब्लंडर है पूरा। आपको पिछले टेस्ट का पढ़ना है, जो टेस्ट आपने दे दिया उसमें पढ़ना है कि कहां गलती हुआ है आपका। अगले वाले पे उतना ध्यान मत दीजिए आप। ये अगले वाले का कब पढ़ेंगे, जब आपका टेस्ट 2 भी खत्म हो जाएगा। अब ये टेस्ट 3 इधर आने वाला है, अब इसमें जो गलती हुआ है उस पे फोकस करना है। ये नहीं कि अगले वाले पे हम पूरा फोकस बनाए हुए हैं, उससे कोई फायदा। यहां टॉप करके आप क्या कर लीजिएगा, आपको देखना है कि टेस्ट नंबर 1 में इस टॉपिक में क्या क्या गलती आपसे हुआ, उसको ज्यादा आप सॉल्व कीजिए, है ना। हम बहुत जगह, अब शुरू से हम ऑफलाइन में ही थे, अभी मजबूरी में ऑनलाइन में है, तो वहां हम स्टूडेंट को यही देखते थे कि वो ऑफलाइन में क्या होता है ना, स्कोर बोर्ड या फिर मान लीजिए ऑनलाइन में भी ऑल इंडिया स्कोर ऐसे करके निकालते रहते हैं ये लोग, फेक स्कोर होता है वो। यहां जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो फेक निकालते हैं वो सब चीज, ठीक है। ऑल इंडिया रैंकिंग और ये सब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ यही दिखाने के लिए कि 5,000 लोग मेरे टेस्ट में एनरोल्ड हैं,
जबकि एनरोल होते हैं 50 लोग। तो ऑल इंडिया रैंकिंग के चक्कर में मान लीजिए वो नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, अब उसके भीड़ में वो क्या करते हैं, एक एक टेस्ट जो देते जा रहे हैं, यहां जो गलती हो रहा है उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अगले वाले में जा रहे हैं, और जिसका खामियाजा हमें एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते हैं। आपका जो गलती हो रहा है ना, इसमें जो गलती हुआ, सही हो गया वो तो हो गया, जो गलती है उस पे ज्यादा आपको काम करना है उस पूरे हफ्ते में, और सिर्फ एक दिन ही पढ़ के आइए अगले वाले टेस्ट के लिए, है ना। यहां स्कोर पीटी में या मेंस के टेस्ट में बहुत कम नंबर लाने वाले लोग ऑल इंडिया टॉपर बने हैं यूपीएससी में। कनिष्क कटारिया का इंटरव्यू देख लीजिएगा कि वो जब टेस्ट देता था तो उसको टेस्ट में 60 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर आता था, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर ही बन गया। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि आप जब अपने गलतियों को सुधारना है ना, टेस्ट सीरीज में हमें बहुत अच्छा स्कोर लाना नहीं है, हमें अपने गलतियों को खत्म करते जाना है, कि जो हम वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, जो ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जो अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं, वो सब जगह सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर वो सही नहीं बैठ रहा है तो आपको अपने ऊपर उस गलती पे ज्यादा काम करना है। तो टेस्ट सीरीज देने का तरीका यह हुआ कि जो टेस्ट आप दे लेंगे उस पे मेहनत करना है, उसमें जो गलतियां आएंगी, आने वाला टेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये टेस्ट चलता रहेगा ताकि आपका हाथ खुला रहे और प्रैक्टिस आप करते रहें और आगे चलते रहें। तो हमने 3 चीजें डिस्कस किया, पहला डेट, दूसरा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, और तीसरा कि टेस्ट सीरीज देने का क्या तरीका है, जो 14 दिसंबर से शुरू होगा। अब आते हैं फाइनल जो बात है कि अब हमें अपना स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए, उसमें मेरे एंड से क्या हम करेंगे, आप अपने एंड से क्या करेंगे, दोनों का रोल क्लियर हो जाएगा, तभी जाकर के एक आपको जर्नी करने के लिए पूरा रास्ता दिख जाएगा ना, आप खुद चलेंगे, आपका सिलेक्शन खुद ही हो जाएगा। आपका सिलेक्शन, इतना लोग सेलेक्ट हुआ है लेकिन हम अभी तक किसी कुछ भी बोले नहीं, हम कोई स्टेटस अपना नहीं लगाया, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं किए, क्योंकि उससे नजर लगता है। अब हम यहां मान लीजिए 8 किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट में 8 बच्चे का पीटी हो जाएगा, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। यहां 80-90 बच्चे का पीटी हो रहा है लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, आप खुश रहिए अपने में, क्योंकि हमको वैसा कुछ करना ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जितना छुपा के आप रख सकते हैं, वो अपना रिजल्ट किसी को भी मत शेयर कीजिए। अगर आपका निकल गया है, अगर आपका नहीं निकला है तो भी साइलेंट रहिए, एक दिन वो निकल ही जाएगा। साइलेंट इतना कि बताइए भी नहीं कि आप करते क्या है, दुनिया को लूजर समझने दीजिए, उसमें निकलेगा एग्जाम, है ना। अब आते हैं जो फाइनल हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हम क्या प्लान बनाए हैं, जो हम अपने तैयारी के टाइम में, एक आध बार रिजेक्ट होने के बाद या यूपीएससी के टाइम में, मैंने जो सही हमको तरीका लगा कि इससे बात बनता है, अगर ऐसे कोई गाइड करे, या जो हम 7-8 साल में इतना मेंटोरशिप के थ्रू हम सीखे होंगे, वही सब चीज आपको बता रहे, जो प्रूवन मेथड है ना। मेरे पास कोई नया मेथड नहीं है, सब ये पुराने जमाने का मेथड से मैं चलता हूं, जो कि काम करेगा। नए जमाने का कोई मेथड कारगर नहीं है, जितना यूट्यूब में उतना तामझाम बताया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। स्टूडेंट को सपना नहीं आ जाएगा कि वो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करके बैठ जाएगा। तो जितना आप ओल्ड स्कूल मेथड से चलिएगा, पुराने मेथड से चलिएगा, घिसे पिटे मेथड से चलिएगा, उतना ही आपका तैयारी ठोस होगा, है ना। स्मार्ट वर्क अलग होता है, लेकिन जानबूझ करके स्मार्ट बनना, ओवर स्मार्ट बनना, वो अलग होता है ना। और इस जमाने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है कहीं कहीं। एनीवे, तरीका क्या है, जैसे देखिए, इसमें ये सिलेबस है, मान लीजिए आपका पेपर वन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए जेपीएससी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सेट करना चाह रही है, टफ का मतलब ये होगा कि जो टॉपिक्स थोड़ा सा अनकॉमन है उनसे क्वेश्चन बनाना, जिन टॉपिक से आमतौर पे क्वेश्चन नहीं बनाया जाए, या क्योंकि मेन टॉपिक बहुत सारा है। तो हम लोग जब क्लास ले रहे थे तो मेन मैंने जितना भी टॉपिक्स है, जो क्लास में पढ़ाने लायक टॉपिक्स है, वो सब कुछ कवर किया हमने, लेकिन कुछ कुछ छोटा छोटा चीज को आपको पकड़ना है यहां पे। जैसे छोटा छोटा चीज क्या है, आप देखिएगा, जो आपको हम मेंस का नोट्स बना के दे रहे हैं वो 2-3 पेज का है। वो किन टॉपिक्स का नोट है, जो टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाने संभव नहीं है,
क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी लेक्चर में पढ़ाया जा चुका होता है, स्पेशली उसको लेके नहीं पढ़ा सकते। जैसे यहां देखिए कि मान लीजिए आपका पेपर 1 है, वैसे तो हम पेपर 2 का बनाए हैं, तो पेपर 2 से ही बात। जैसे मान लीजिए कि बायो इंडिकेटर्स एंड मॉनिटरिंग। अब ये क्या होगा कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको क्लास में बायो इंडिकेटर मतलब क्या, लिविंग बीइंग, जो हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के मतलब कि जैसे मान लीजिए मछली मर गया, किसी तालाब में मछली था, अब वहां मछली नहीं है, तो इससे क्या जानकारी मिलेगा कि वो तालाब का पानी जरूर दूषित हुआ है, उसमें किसी न किसी तरीके का हार्मफुल पॉल्यूटेंट जो है एंटर हुआ है, जिसके वजह से वो मछलियां मर रही हैं। तो मछली उस केस में बायो इंडिकेटर हो जाएगा। इंडिकेटर मतलब बता देना कि यहां पे क्या प्रॉब्लम है, और मछलियां खूब सारी हैं, इसका मतलब पानी हेल्दी है, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट है ना, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। इस वजह से मछलियां उसमें आराम से, एक्वाटिक लाइफ जो है आराम से जलीय जीवन चल रहा है। तो मछली इस केस में बायो इंडिकेटर है। उसी तरीके के और भी माइक्रोब्स जो होते हैं वो बायो इंडिकेटर बनते हैं। जिसमें मछली नहीं है उस जगह पे कुछ ना कुछ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसपे क्वेश्चन, ये 2 लाइन का है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर थोड़ा सा कोई चालाकी से पेपर सेट करे तो वो पॉल्यूशन जैसा कोई बड़ा सब्जेक्ट, उस पर तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे 1 का ए मेजर टॉपिक, 1 का बी मेजर टॉपिक, लेकिन 1 का जो सी होगा वो इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा कि बायो इंडिकेटर क्या होता है और वो कैसे हमको मॉनिटरिंग में हेल्प कर सकता है। आप देखिएगा क्वेश्चन इससे, इसके अलावा दूसरा बन ही नहीं सकता है। बायो इंडिकेटर्स एंड मॉनिटरिंग, अगर ये दोनों टॉपिक लिया जाए तो इसके अलावा क्वेश्चन का और वैरायटी बनाना पॉसिबल नहीं है जेपीएससी में। यूपीएससी अगर ये होता, यूपीएससी में तो क्योंकि एनवायरमेंट ऑप्शनल ही नहीं है, वहां होता तो क्या करता कि इनमें से कोई एक बायो इंडिकेटर लेता और उनके अंदर देखता कि, क्योंकि मॉनिटरिंग का कई सारा मेथड्स है अलग अलग, उसमें से कोई एक मेथड लेता, उस मेथड का नाम दे देता कि इसके अंदर ये जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें कैसे बायो इंडिकेटर का यूज होता है ये बताइए। इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देता। लेकिन जेपीएससी अभी जिस स्टेज में है, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा, और दूसरा आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया है दूसरे स्टेट का जहां ये पहली बार नहीं बहुत बार एग्जाम हो चुका है, वहां भी वो क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का है। और यूपीएससी भी अपने ऑप्शनल में हमेशा बेसिक ही क्वेश्चन पूछती है, जीएस में घुमाती है, ऑप्शनल में बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व किया जा सके। ये अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में है। तो हम क्या करेंगे, मेरे एंड से क्या है कि हम ऐसा ऐसा इसमें 2-2 पेज का नोट्स आपको बना के देंगे, जो कि ऊपर में क्वेश्चन लिखा होगा, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और इतना ही कंटेंट आपको पढ़ना चाहिए। और ऐसा करते करते हम लगभग सारे का बनाएंगे, और आप सिर्फ उतना भी करते चलिएगा साथ में। मैंने अपना टेस्ट भी देते रहिए, असाइनमेंट भी बना के देंगे, वो भी सॉल्व करते रहिए, लेकिन हर दिन एक एक आप पढ़ते जाइए। तो आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन छूटेगा कैसे? फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होगा? जब आप हर टॉपिक को उस तरह से पढ़ चुके हैं तो क्यों नहीं सॉल्व होगा? तो इसको हम कहते हैं मेंस का जो नोट्स है, जिसको अब हमें कम पढ़ना है। अब बहुत ज्यादा पढ़ने का वक्त नहीं, और बहुत ज्यादा जो पढ़ने जाएंगे तो फिर आप फंसेंगे। अब हमें नैरो करना होता है। जैसे जैसे मेंस आने लगेगा नजदीक, हमें कम पढ़ना है और सॉलिड पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना यहां कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। इससे तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रेडिक्ट हो गया कि व्हाट आर बायो इंडिकेटर्स एंड हाउ दे आर यूज्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस बॉडीज, जो भी जिस भी चीज का मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, या मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंट। और क्या क्वेश्चन बनेगा, आप खुद लॉजिक लगाइए, मेरे बोलने पे किसी के बोलने पे मत जाइए। इनमें से हर वो टॉपिक देखिए और उससे माइंड में सोचिए कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है इससे। अरे जो दिया है उतना ही देगा, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया है सेफ लिमिट्स ऑफ द की एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। अब इससे क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन यही दे सकता है ना कि पॉल्यूटेंट्स का सेफ परमिसिबल लिमिट्स क्या है, और क्या दे देगा क्वेश्चन? या सेफ परमिसिबल लिमिट का मतलब क्या होता है पॉल्यूटेंट का, एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट, एंड व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो अब हम सिर्फ
आपके वही दे देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मेहनत बहुत लगता है ना। एक दिन में 2 ही मैं बना लूँगा तो बहुत है, समय लगता है। तो हम जब मेहनत से नहीं भाग रहे हैं तो आप भी मत भागिए। अपने एंड से भी आप बनाइए, है ना, अपना खुद का भी बनाइए। हम तो दे ही रहे हैं। तो हमें ये करना है कि अब दोबारा इसको पढ़ना है, लेकिन नैरो करके पढ़ना है। अब 50 पेज का नोट्स नहीं पढ़ना है, अब 2-2 3-3 पेज का नोट्स पढ़ना है हर टॉपिक के लिए। तब उसको कहा जाएगा रिवीजन। जो आप भूले हुए हैं वो भी इतना कॉन्क्रीट तरीके से कमांड हो जाएगा कि क्वेश्चन छूटना तो दूर, आप एक ऐसे स्टेज में रहेंगे जब उस टॉपिक पे आप क्वेश्चन बना भी पाएंगे माइंड में। क्लियर? अब क्योंकि ये सब बात चला तो अब एक इंपॉर्टेंट बात और भी डिस्कस करते हैं कि मेंस का कट ऑफ कितना होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके बिना फिर आपको टारगेट नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कितना नंबर हमको लाना चाहिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंस के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कितना स्कोर करना है कि हम उसमें भी सेफ रहें और हमारा सिलेक्शन गारंटीड रहे। अब मेरा अनुमान यह है कि 600 लोग, ज्यादा से ज्यादा उससे भी थोड़ा कम भी हो सकते हैं, 600 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू में पहुंच गए, इसका मतलब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड। अगर आपका ऑप्शनल ठीक गया तो देखिए कैसे है इसमें मार्क्स। पहला, अगर हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया जाए, जो बेसिक हिंदी इंग्लिश है, क्योंकि वो तो काउंट नहीं होगा मेरिट में, हम जीएस को जोड़ रहे हैं। जीएस जो है यहां 100 नंबर का है, ठीक। पेपर 1 ऑप्शनल का ये 200 नंबर का है। पेपर 2 जो है ये भी 200 नंबर का है। और जो इंटरव्यू है वो मेरे ख्याल से 50 नंबर का है। कुल मिलाकर के ये नंबर होता है 550, ठीक। अब इसको कैसे समझे? जेपीएससी का जो कट ऑफ गया है, जो सिविल सर्विस का कट ऑफ आप 11 to 13 का देखेंगे तो लगभग 550 नंबर है, ठीक। लगभग मान लीजिए, आप एग्जैक्ट में मत जाइए, 550 नंबर, यानी 1050 में कोई 550 लाया होगा तो उसका हो रहा होगा, यही आंकड़ा बनता है। लगभग वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। अब आप 550 का 50% करेंगे तो हो जाएगा 275 नंबर। मतलब कि 290 अगर स्कोर कर लिया जाए, 290 या 295 नंबर, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। क्योंकि इंटरव्यू तो 85 नंबर का, इंटरव्यू का कॉल क्या, आप सेलेक्ट ही हो जाइएगा। हमारा टारगेट है, हम सिर्फ ऑप्शनल में ही लेके चल रहे हैं कि ऑप्शनल 400 है ना, इसको हम 360 380 मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो आप जहां लिखवा सकते हैं लिखवा लीजिए। आपका 15 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना, अगर उसी फॉर्मेट पे आया तो 15 में से 15 आप बना करके आएंगे आराम से। और अगर आपने वो कर लिया है तो हम तो 360, तो इसमें काटते काटते मान लीजिए आपको नंबर दे देगा तो भी 290 यहीं आ जाएगा आपको, है ना। फिर जीएस में 30-40 भी बना लीजिएगा, बहुत नंबर हो गया। इंटरव्यू में नाम भी बता दीजिएगा, सही कपड़ा पहन के चले जाइएगा, जो कोट टाई ये सब बोलते हैं वो भी पहन के चले जाइएगा, तो 15 नंबर इंटरव्यू में भी देगा। खाली नाम बोल दीजिएगा तो कि मेरा नाम ये है, भाषा ये है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। और तो भी आपका कम से कम यहां पे 320-330 नंबर बन रहा है, क्योंकि इस पूरे एग्जाम में आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल ही डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आपको ऑप्शनल में जम के मेहनत करना है। 360 हम सोच रहे हैं, आप भी 360 सोचेंगे, 290 यहीं पे आ जाएगा आपको, ठीक है। 290 मिनिमम हो गया, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज से लिख रहे हो, है ना। और 290 आने का मतलब है कि फिर तो वो फॉर्मेलिटी है, जीएस और इंटरव्यू जो है एक तरह का फॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो 275 नंबर होता है, मान लीजिए इसका 50%, आप 55% भी लेके आएंगे, 60% भी ले आएंगे, तो भी जोड़ करके ये हो जाएगा 290 के आसपास। मतलब इतना आपको लाना चाहिए तीनों स्टेजेस देख करके, मतलब जीएस, पेपर 1 ऑप्शनल का और इंटरव्यू मिला करके। इंटरव्यू जीएस दोनों फॉर्मेलिटी है। यहां जिसका भी स्कोर 250-300 तक भी पहुंच, मतलब 250, 260, 280 तक भी पहुंचा लेगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत नंबर हो गया वो, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ ऑप्शनल से ही वो 50% मार्क्स से ज्यादा पहुंच जा रहा है।
ये है आंकड़ा। तो मेंस का कट ऑफ कितना होगा उसका चिंता नहीं करना है, वो कट ऑफ वही होना चाहिए 55% से लेकर 60% नंबर। बाकी कैटेगरी के हिसाब से 10 नंबर आगे पीछे मान के चलिए, मतलब 270 तक मान लीजिए, उससे आगे पीछे कर लीजिए, है ना। और फिर उसके हिसाब से आपको करना है अपना तैयारी। आपको 290 लाना है, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, बन गए फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है यहां से, ठीक है। और इसके अलावा हम, क्योंकि हम उसमें लगेंगे तो हम असाइनमेंट्स भी बनाएंगे, आप असाइनमेंट भी सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चंस का कमी हम नहीं होने देंगे आपको। क्वेश्चन आप लिखते चलिए, लिखते चलिए, बनाते चलिए, घड़ी देख करके, क्योंकि एक फाइनल जो मैं बात बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी से आप एक प्रण कर लीजिए कि आप जब भी बैठेंगे 3 घंटा बैठेंगे, उसके पहले उठेंगे नहीं आंसर लिख के। 3 घंटा पहले बैठना है आपको, उतना पेशेंस सीखना पड़ेगा बैठने का। और इस 3 घंटे में बैठेंगे तो मान लीजिए 15 क्वेश्चन, 180 मिनट हुआ। 180 मिनट, 180 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 15 क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिल रहा है। 12 मिनट, 12 मिनट में आराम से लिखा जा सकता है 400 वर्ड भी, लेकिन हमें लिखना कितना होगा, 250 वर्ड। ठीक है, 12 मिनट में 250 वर्ड। तो ये 250 वर्ड जो है ना, आप चाहेंगे तो 9 मिनट में लिख सकते हैं, 10 मिनट में लिख सकते हैं। बाकी का जो 2 मिनट है, वो क्वेश्चन को 3 बार पढ़ने में हमें खर्चा करना है, 2 मिनट। और लिखना कैसे है आंसर, जब भी आप लिखेंगे आंसर, ये घड़ी खोल लीजिए। घड़ी हमेशा हाथ में नहीं बंधा होना चाहिए। घड़ी जहां आप आंसर लिख रहे हैं एकदम ठीक उसके बगल में होना चाहिए। जो आपका, ये मान लीजिए मेरा पेपर है, ऐसे करके हम यहां लिख रहे हैं, ये मेरा पेपर है, ऐसे है, ऐसे ही घूम के रहता है पेपर, यहीं पे घड़ी रहेगा। ये हैबिट डेवलप करना है, और आप यहीं पे लिखते रहेंगे, और आपका ध्यान यहां पे रहना चाहिए कि हम कितने मिनट में लिख रहे हैं। क्योंकि जब क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, जेपीएससी में इसका चिंता नहीं, क्योंकि जेपीएससी में क्वेश्चन ही कम है लिखने के लिए। एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, आपको ही पता आधे घंटे में लिखना है उसको, लिखते रहिए। लेकिन चैलेंज यहां है, चैलेंज यहां यह है कि आपको ध्यान रखना है कि 12 से 15 मिनट नहीं पार हो जाना चाहिए इसमें। जैसे ही 12 मिनट से पार होने लगेगा तो दूसरा क्वेश्चन में फिर कम टाइम हो जाएगा। ऐसे यूपीएससी में टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जो आपको भी सीखना है। यूपीएससी में 9 ही मिनट मिलता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन, तो 20 इंटू 9 180। अगर आपने 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 9 मिनट लगाने लगे तो आपका 250 वाला छूट जाएगा फिर। इसीलिए छूटता है, और छूटने का मतलब है कि आप गए, बाहर हो गए। तो वहां कोशिश ये करना चाहिए कि 7 मिनट में हम 150 वर्ड वाला आंसर लिख लें, और उस 7 मिनट में 1 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने में 3 बार, और बाकी का जो वक्त है लिखने में जाना चाहिए, है ना। अगर आपका 30 वर्ड पर मिनट भी है तो भी बहुत अच्छा है। 30 वर्ड बहुत, वो तो बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी वो चल जाएगा आपका काम। आपको 4000 वर्ड लिखना आना चाहिए 3 घंटे में, ठीक है। अदरवाइज 40 नंबर का एक एक क्वेश्चन आने लगा, तब तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया, है ना। तो आराम से आप कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस आज से आपको शुरू करना है। जितना भी असाइनमेंट है उसको पहले सॉल्व कीजिए, हम और भी देंगे, ठीक है। आज हम जाएंगे, और जो दोनों सैंपल पेपर हम बोले हैं वो भी बनाने का वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना के रख देंगे, कि ताकि उसको हम इस तरह का स्ट्रक्चर इसलिए दिए हैं ताकि आपको लगे कि भाई जेपीएससी का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्योंकि बार बार हम अरुणाचल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कभी अरुणाचल का होगा, कभी मेघालय का होगा, कभी किसी और सिक्किम का होगा, और जहां जहां रेगुलर एग्जाम होता है, क्योंकि बाकी जगह तो मेंस का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, राजस्थान वगैरह में। तो इनका क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम भाई अपने स्टेट का क्वेश्चन नहीं देख के आए। तो इसके लिए वो मेहनत हम यहां कर रहे हैं कि भाई एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए कि ये झारखंड का हम क्वेश्चन देख के आए, ठीक है। और
इस तरह का नोट्स अब कंटिन्यूअस हम बना रहे हैं, 3 हम बना चुके हैं, और इसके अलावा और भी करीब 20, 25, 30 बनेगा ही मिनिमम एक पेपर में, तो वो हम जल्दी जल्दी आपको बना करके दे देंगे। अब इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक एक करके पूछिए कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। ये सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बिल्कुल ओल्ड स्कूल, कोई इधर छेड़छाड़ तामझाम कुछ नहीं है। जो 1980 में तैयारी किया होगा ऐसे ही कर रहा है, और हमें बिल्कुल 1980 के पैटर्न पे चलना है। 2025 में जो भी आप देख रहे हैं वो बहुत हल्का कंटेंट है, वो जबरदस्ती का एंटरटेनमेंट है, एडुटेनमेंट है, वो नहीं करिए। जो ट्रेडिशनल तरीका है वैसी से हम काम करेंगे, है ना। और बोलिए, आपको इनमें से कोई डाउट है? आज हमने समराइज मैं कर दे रहा हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। समरी यही है, एग्जाम डेट को पहले लेकर के क्लैरिटी कि हमारा टारगेट 22, 23, 24 ही है। अगर बढ़ना होगा तो मार्च तक जा सकता है एग्जाम, उससे पहले तो ले ही लेगा, ठीक है। क्योंकि CDPO का भी रिजल्ट आ गया है, तो अब तो ज़्यादा बैकलॉग्स इनका नहीं बच रहा है ना। और डेंटल डॉक्टर ये सब का एग्जाम शायद हो गया है, या होगा, अपने डेट पे होगा, एडमिट कार्ड आ गया है उसका। डेंटल डॉक्टर या किसी और का है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो यानी जनवरी में होना तय है, नहीं हुआ तो मार्च तक तो होना कंफर्म है, ठीक। एग्जाम डेट, क्वेश्चन पेपर जितने भी टाइप के हो सकते हैं वो सब पॉसिबिलिटी है हमारे सामने। जो सबसे टफेस्ट वाला है और जिसका 90% चांस है आने का, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टेस्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना असाइनमेंट्स भी अब बनाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेगमेंट से 3-3 क्वेश्चन देने का एक प्रथा शुरू करेंगे, जिसके वजह से आपके पास क्वेश्चन का कोई कमी नहीं रहेगा। हर दिन एक सेट आप बना पाएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज कैसे देना है हम बता दिए हैं कि टेस्ट सीरीज में हमेशा पीछे वाले टेस्ट पे फोकस करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ये नहीं कि आगे आने वाले टेस्ट में नंबर लाने के पीछे भागना चाहिए, उनसे कोई भी फायदा नहीं होता है अल्टीमेटली। और चौथी चीज जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी इतने देर से डिस्कस यही हुआ कि अपने साइड से हम अपना नोट्स बनाएंगे, आप भी अपने साइड से अपना नोट्स बनाएंगे, छोटा करेंगे उसको, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ही बेनिफिट है। ठंडा है, ठंडा में ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, मतलब हम तो ज्यादा ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमको रात में वैसे भी मेंस के समय में नींद गायब ही हो जाता है, और आपका भी गायब ही हो जाना चाहिए, है ना। नींद जैसा कोई चीज अब हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एग्जाम आपके जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम है, आपका कंडीशंस बदलने के लिए है, तो उसको वैसे ही हम ट्रीट करेंगे। देखिए, ये जंग जैसा होता है। जंग में आपको जब लड़ना चाहिए ना, तो 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध, वैसे लड़ना चाहिए जैसे मराठा लोग लड़े थे उस समय। मराठा हार गए थे बैटल में, लेकिन अब्दाली को इतना पीट दिया था कि उसको अफगानिस्तान वापस जाना पड़ गया। तो आप हारिए जरूर, लेकिन आप ये हो जाना चाहिए कि भाई कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि यहां तक हम पहुंच गए ना, आगे भी पहुंच सकते हैं दूसरे एग्जाम में, ठीक है। तो इस पर्पज से हम लोग अपना आगे का तैयारी करेंगे। अब आपके मन में जो क्वेश्चन है वो पूछिए, क्योंकि दूसरे बैच का टाइम हो गया है, और हम फिर हो सकता है कल ही मिलेंगे या एक दिन बाद गैप कर करके मिलेंगे। रेगुलर क्लास के जैसा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा। यस यश, CDPO में आया था साइंस ऑप्शनल वाले पार्ट में, साइकोलॉजी में, हाँ आया था, हम भी देखे हैं CDPO का क्वेश्चन, उस पर डिस्कशन भी हुआ है निखिल से। निखिल आया था मिलने, तो मुझसे बात भी किए थे, ठीक है। और हमेशा हम कह रहे हैं CDPO में तो आया ही है क्वेश्चन, इसलिए तो हम यहाँ जो सेकंड वाला है उसको हम बताएं। 40 नंबर वाला क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आप शुरू से 40-40 ही करते रहेंगे ना, तो आप बहुत कम ही क्वेश्चन पढ़ पाइएगा, बहुत कम ही, बहुत मेजर टॉपिक छूट जाएगा, और एग्जाम में अगर आ गया वैसा तो फिर आप सॉल्व कर ही नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आप 15-15 मार्क्स वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो 40 वाला भी बन जाएगा। हम ये कह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। CDPO का पहले का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो तैयारी हमको पता है कि 40 नंबर का आएगा, JPSC में पता है 40 नंबर का आएगा, 32 का आएगा, यहां नहीं ना पता है। तो जब नहीं पता है तो हमको थोड़ा ऐसा सिस्टम लगाना होगा कि मेरा दोनों काम हो जाए, 40 वाला भी बने मेरे से
और ये 15 क्वेश्चन अगर बनाना हो तो भी बने। वही बात याद रखिए आप, 40 वाला प्रैक्टिस करेंगे तो आधे घंटे में लिखने का हैबिट बन जाएगा आपका। आप बार बार ये ट्राई करिएगा ना कि हम 800 वर्ड लिखते चले, वैसा नहीं करना है। एग्जाम में अगर आ जाएगा ना तो आप लिख लीजिएगा उतना, लेकिन अगर आपके पास 15 क्वेश्चन बनाने का पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा, है ना। कम क्वेश्चन ज्यादा वक्त में सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। तो उसके पीछे मत जाइए, जितना आपको पता होगा उसको 40 वर्ड में वर्ड लिमिट ही बढ़ाना है ना। जेपीएससी में जो आपका पेपर चेक करेगा उनका लेवल आप समझ ही रहे हैं, है ना। उनका लेवल ये है कि भाई वही लोग ना क्वेश्चन बनाया होगा और वही लोग ना आंसर की बना रहा होगा, तो कौन सा बहुत बड़ा सा ये कर लेगा वो। इसीलिए एग्जाम में इवैल्यूएशन मॉडल आंसर से होता है। एग्जाम में टीचर्स अपने डिस्क्रिशनरी थॉट से वो नहीं करते हैं पेपर चेक, नहीं तो बहुत आसमान जमीन का फर्क होने लगे नंबर में। आप देखिएगा सिविल सर्विसेज के रिजल्ट को देखिए, किसी भी लेवल पे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, किसी भी लेवल पे, तो जैसे एक लड़का जो नहीं चुना रहा है उसका नंबर दिखेगा आपको 545 और जो सिलेक्ट हुआ है उसका नंबर दिखेगा 555, ये होता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनने के बाद उसका मॉडल आंसर भी बनता है, और इस मॉडल आंसर को देख करके, इसमें जो आंसर लिखा हुआ है ना, इसी को देख करके इवैल्यूएट किया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा डेविएशंस नहीं आते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख के हमको दिया, आंसर लिख के हमको दिया, एक दूसरे बच्चे ने आंसर लिख के दिया, मेरे पास कोई मॉडल आंसर अगर नहीं होगा तो हम तो एकदम रेडिकल हो जाएंगे कि वो लड़का एकदम कुछ नहीं लिखा है, उसका तो काटो, क्योंकि हम उसको अपने मन से करके दे रहे हैं। और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा और लिखा, तो हम एक रेडिकल हो सकता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर दे क्योंकि मेरे मन मुताबिक लिख दिया है। वैसा नहीं हो सकता है। मॉडल आंसर एक स्टैंडर्ड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ये बच्चा कैसा लिखा, वो बच्चा कैसा लिखा, वो एक स्टैंडर्ड तय करेगा। कोई इंसान तय करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर इसमें बहुत ज्यादा डेविएशंस देखने को मिलेगा। और इसीलिए यूपीएससी में डेविएशन क्यों नहीं मिलता है? एक ही नंबर के ऊपर 20-20 रैंक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मॉडल आंसर को देख के चेक किया जाता है। वैसा ही जेपीएससी में भी होगा, मॉडल आंसर साथ में बनता है, उसी को देख करके चेक किया जाता है। एक टीचर चेक कर लिया, फिर उसको रिव्यू भी दूसरे टीचर कर लेते हैं, वो भी मॉडल आंसर को देख के ही रिव्यू करते हैं। बिना मॉडल आंसर का पेपर का जांच नहीं किया जा सकता है। माने ऐसा नहीं कि टेक्निकली नहीं किया जा सकता है, ऐसा इसलिए कि स्टैंडर्डाइजेशन फिर खत्म हो जाएगा। फिर जो है रैंडम लोग अपना अपना मंतव्य देना शुरू करेंगे उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा रेडिकली नंबर ऊपर नीचे होने का संभावना हो जाएगा। क्लियर? तो वो है, आप कोशिश कीजिए कि वही वाला पैटर्न। यूनिट 1 के क्वेश्चन यूनिट 2 में आ सकते हैं। यूनिट 1 के क्वेश्चन यूनिट 2 में समझे नहीं हम, यूनिट 1 के बोल रहे हैं या पेपर 1 का बोल रहे हैं? कि पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर 2 में आ सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं? वैसा नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन जो है, इनका जो सवाल है वह 2-3 तरीके से यहां स्पष्ट करते हैं। या तो इनका सवाल ऐसा है कि जैसे इसको अगर हम मान लीजिए यूनिट 1 माने, जैसे एसीएफ में तो लिखा हुआ यूनिट 1 यूनिट 2, यहां नहीं लिखा है, तो इनके मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस सेगमेंट से बना, तो इसके तीनों क्वेश्चन इसी सेगमेंट से बनने चाहिए कायदे से। अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो एक क्वेश्चन यहां का, दूसरा क्वेश्चन यहां का, तीसरा क्वेश्चन यहां का बना देगा एक ही में, लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं पाइएगा, उसको लीगली गलत नहीं प्रूव कर पाइएगा, है ना, क्योंकि ऐसा वो लिख के नहीं दिया है आपको। तो ये संभावना अगर हम कह देंगे कि नहीं है तब तो गलत हो जाएगा बात, लेकिन संभावना कितना है? तो 0.01% है। कोई व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 1 में कोशिश करेगा कि हम यहां का दें, तो इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चंस बनाए एबीसीडी में, क्योंकि वैसा ही बन रहा है बाकी सब जगह पे। फॉरेस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो अगर क्वेश्चन मान लीजिए सिल्वी कल्चर से है, तो उस सेगमेंट के दोनों तीनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है या उसी के आसपास है ना। तो एक टॉपिक यहाँ का ये हो सकता है, ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। अदरवाइज
अगर यहाँ का एक और यहाँ का एक ऐसे भी उठा लिया तो लीगली वो गलत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है नोटिफिकेशन में कि हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आए ना, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आप तो पूरा पढ़ के ही जा रहे हैं ना, है ना। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग पूरा ही पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट ही पढ़ के जा रहे हैं, जितना हमें दिमाग में रह पाएगा उतना ही हम लोग पढ़ के जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, जो आपको हम नोट्स दिए हैं 3, वो आराम से अगर आप उसका 50% भी अगर 40 नंबर में भी लिखिएगा तो भी 400 वर्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका लिखते लिखते 3-4 पेज लग जाएगा, वो तो प्रिंटेड है इसलिए वैसा दिख रहा है ना। और कोई डाउट दीपक? जिनका पीटी कैटेगरी से क्वालिफाइड है, क्या वो अनरिजर्व? नहीं, जिस कैटेगरी में आप भरे हैं उसी से आप करेंगे ना। आपका हो सकता है नंबर ज्यादा आ गया हो कि वो चला गया एकदम अनरिजर्व के कैटेगरी, मैंने उसके कट ऑफ में भी चला गया, नहीं तो जो कैटेगरी में आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। नंबर ज्यादा कम आने से कैटेगरी को नहीं, ये तो रिजर्वेशन का पॉलिसी ऐसा ही है ना कि आपका नंबर कम ज्यादा आने से मतलब नहीं है, आपने कैटेगरी फिल किया है तो आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, है ना। हो सकता है आप उसका कट ऑफ पार कर दे, आप फुल में फुल नंबर भी लिए हैं, लेकिन कैटेगरी अगर आपने फिल किया है तो आप उसी कैटेगरी में हैं, कंसिडर होंगे, है ना। अगर आपने अनरिजर्व भरा है तब फिर आप अनरिजर्व हैं, अदरवाइज कैटेगरी फिल करने से आप कैटेगरी में ही रहेंगे, ठीक है ना। अब उसके पीछे नहीं जाना है, वो अब भूला हुआ, रिजल्ट को भूल जाइए बिल्कुल, जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी भूल जाइए, जिनका नहीं हुआ वो भी भूल जाइए पूरा, अब इस पे फोकस करना है ना। रॉजर फेडरर का इंटरव्यू देखिएगा, वो बोला था ना कि मेरे लिए एकदम ग्रैंड स्लैम का फाइनल जीतने वाला जो आखिरी शॉट मैंने मारा था जिससे मैं फाइनल जीत गया था, उसका भी वैल्यू उतना ही है जो जस्ट उसके पीछे वाले शॉट का वैल्यू। आप पीछे का पूरा बात ही छोड़ दीजिए, आपका नाम आ गया, आगे बढ़िए, चाहे जैसे भी आया। अब हमें टारगेट है 290 नंबर लाना, 300 नंबर लाना, बस इस पे ही फोकस करना है, और वो कोशिश करना है कि खाली ऑप्शनल से हम 300 उठा लें, हमें जरूरत ही नहीं पड़े जीएस का और ये इंटरव्यू का, क्योंकि सेक्शनल थोड़ी है कि इसी सेक्शन में आपको नंबर सब में बराबर बराबर नंबर, वैसा नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप उठा लीजिए 550 में 300 नंबर, तो कैसे रुकेगा कोई, और बच्चा उठाएगा नंबर यहां, है ना। मैप जहां बोलेगा, देखिए मैप प्लस कोई डायग्राम, इसको तो खोजना चाहिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको ज्यादा नंबर लाने का। मैप तभी बनाया जा सकता है जब किसी तरह का एग्रो क्लाइमेटिक जोन या फिर कोई ऐसा फिजियोग्राफिक आपको डिविजन्स दिया जाए, या बताना पड़े कि फॉरेस्ट कितने टाइप का हो सकता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया था इसमें, अगर वैसा है तब आप मैप बनाइएगा। मैप का जरूरत पड़ेगा इस सिलेबस में नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट में, इस वाले टॉपिक में, है ना। मैप का जरूरत बाकी टॉपिक्स में नहीं पड़ेगा उतना। इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में वाटर रिसोर्स कहां कहां है, तो वाटर को छोड़ दीजिए, फॉरेस्ट कहां कहां है, तो इंडिया में जो डिसीडियस है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट डिसीडियस, ड्राई डिसीडियस, एवरग्रीन, जितने टाइप के क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो बहुत सारा है, चैंपियन सेट का 17 क्लासिफिकेशन, लेकिन हमें मोटा मोटा 5-6 क्लासिफिकेशन देखना है, तो उनका मैपिंग आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये आ गया क्वेश्चन में और मैप आपने बना भी दिया बॉक्स के अंदर में, तब तो बहुत नंबर मिलेगा। हम तो आंसर राइटिंग करेंगे ही ना अभी उसके लिए, ये तो हम एक रोड मैप बताने के लिए पहला क्लास हमेशा लेते हैं, क्योंकि इतना दिन तक क्लास हम नहीं लिए, जरूरत ही नहीं था, अब लिए कि रोड मैप बता दिए, अब यहां से एक एक करके करेंगे हम, आंसर राइटिंग अभी और भी करेंगे, है ना। चलिए, तो मैप अगर आपको मिल रहा है, पाई चार्ट बनाने का मौका मिल रहा है, पाई चार्ट तब बनाएंगे जहां परसेंटेज वाला कुछ डेटा लिखना हो आपको, है ना। जैसे कल भी एक जो मेंस का नोट्स आपको दिए थे, उसमें एक जगह पे हमको दिखा कि रिसोर्सेज वाले में ये होना चाहिए, तो उसका हम आपको बना करके दिए हैं। तो वैसे फ्लो चार्ट वैसे ये करने से क्या होता है ना कि पेपर थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखता है आपका, और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, तो नंबर मिलेगा। लेकिन उसको भी ओवर नहीं करना है, ये नहीं कि शुरू से लास्ट तक आप खाली फ्लो चार्ट बना के आए हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी
ए कंपोजिशन ऑफ पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट्स, मतलब यह एक बैलेंस तरीके का इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। पैराग्राफ 60%, बुलेट पॉइंट्स 40%, और उसमें से जहां भी मौका मिल रहा है हम कोई डायग्राम, फ्लोचार्ट, मैप, टेबल बना रहे हैं। हाँ, ये भी एक सवाल है जिसको हम भी सोच रहे थे। अब जीएस में क्या रहेगा पैटर्न, जिसके लिए हमको तो लग रहा है कि ये पैटर्न एमसीक्यू होना चाहिए, लेकिन इसको कैसे 100% दावा करके नहीं कहा जा सकता है। अभी सिर्फ उम्मीद किया जा सकता है कि जीएस में मान लीजिए अगर कोई हिस्ट्री लिख दिया, ठीक है ना, जीएस का मान लीजिए मेरे पास टास्क है कि हम सिलेबस बनाने जा रहे हैं। तो जब हम सिलेबस बनाने बैठेंगे तो पहले देखेंगे कि नेचर ऑफ एग्जाम क्या है। यहां उल्टा है, यहां वो सिलेबस बनाने नहीं बैठता है। जेपीएससी का हम आपको दिक्कत बता रहे हैं कि जेपीएससी में ऐसा नहीं है ना कि कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग बैठेंगे, उस पर डिस्कशन, गहरा मंथन होगा कि हम सिलेबस बनाने बैठ रहे हैं। वो क्या करेगा, इंटरनेट पे जाके सर्च करेगा एफआरओ एग्जाम कहां कहां हो रहा है, उनमें से कोई भी सिलेबस लेगा, चोरी करके लाके आपको दे देगा। अपना कोई एग्जाम का पैटर्न पीछे से देखेगा, वो लगा देगा उसमें। इसीलिए किसी भी एग्जाम का कोई पैटर्न नहीं है। वो बड़ा मुश्किल से रिसर्च किया होगा सिविल सर्विस में, क्योंकि उसका इकलौता इनके पास पैटर्न है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। अदरवाइज बाकी किसी भी एग्जाम का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, वो कहीं ना कहीं का कॉपी किया होगा। तो यहां वही दिक्कत है सबसे बड़ा। अगर हमको भी बोला जाए, आपको भी बोला जाए, तो हम क्या करें, पहले नेचर ऑफ एग्जाम क्या है उसके हिसाब से हम सिलेबस बनाएंगे। अगर हमको एमसीक्यू वाला एग्जाम बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, तो हम क्या करेंगे, फिर हम बहुत सारे सब्जेक्ट को बनाएंगे। जब हमको एमसीक्यू बनाना होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन बढ़ जाएगा। फिर तो ये हम 100 क्वेश्चन ले सकते हैं यहां पर। और जब हम 100 क्वेश्चन लेंगे तो हम थोड़ी ना एक ही सब्जेक्ट का बनाएंगे, फिर तो हम 7-8 सब्जेक्ट का बनाएंगे। फिर हम हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री के अंदर तीनों सेगमेंट लेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। फिर इसके अंदर ज्यादा सेगमेंट्स लेंगे। फिर हम करंट इवेंट्स लेंगे, झारखंड का भी, नेशनल, इंटरनेशनल सब लेंगे। मतलब हम कोशिश करेंगे बहुत बड़ा रेंज कवर करने के लिए। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम सब्जेक्टिव बनाएंगे, सब्जेक्टिव अगर 100 नंबर का होगा, तो हम थोड़ी ना एक ही सब्जेक्ट का ना फिर हम बनाएंगे, एक या दो सब्जेक्ट। ऐसा थोड़ी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब एक ही में डाल देंगे। तो यहां पर क्योंकि सब्जेक्ट्स इतना ज्यादा है, चांस है एमसीक्यू आने का, क्योंकि रिटन टेस्ट में भी एमसीक्यू आता है ना। दो तरह का हम शुरू में ही एक क्लास में आते ही बोले कि जेपीएससी की नियमावली के अनुसार वो सिर्फ रिटन और इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का नंबर जब ज्यादा हो जाता है तब वो प्रीलिम्स लेते हैं। तो सिविल सर्विस हो, फॉरेस्ट हो, इस पे स्टूडेंट्स का संख्या बहुत ज्यादा होगा, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा स्टेज प्रीलिम्स का आ जाएगा, है ना। अदरवाइज आप देखिएगा जेपीएससी का कैलेंडर निकाल करके, उसके कैलेंडर में जो एफआरओ है वहां लिखा है मेंस एग्जाम, उसके नीचे एसीएफ है उसको लिखा है मेंस एग्जाम, और उसके नीचे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको लिखा है रिटन एग्जाम, जबकि वो भी तो मेंस ही एग्जाम है ना। फिर उसके नीचे फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वो भी रिटन एग्जाम है। फिर उसके नीचे और भी बॉयलर इंस्पेक्टर, वो भी रिटन एग्जाम है ना, वो रिटन। तो रिटन और मेंस में क्या फर्क है? रिटन में है कि इनका एमसीक्यू भी आता है, इनका रिटन और मेंस में कोई फर्क नहीं है, रिटन में भी एमसीक्यू आता है। जैसे कि आप अभी साइंटिफिक ऑफिसर का पीछे का देख सकते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर में एक कंप्यूटर का एक पेपर आता है, 50 क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू आता है, रिटन एग्जाम में भी। तो वैसे ही यहां हो सकता है कि जीएस वाला पोर्शन रिटन हो जाए, वैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर में जीएस वाला पोर्शन रिटन, सॉरी, एमसीक्यू हो जाए, यहां भी एमसीक्यू हो जाए, चांस है। और अदरवाइज ये पेपर इंपॉसिबल हो जाएगा सॉल्व करना। अगर वो क्वेश्चन बनाने लगा ना 3 नंबर 4 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन, 3-4 नंबर, तब सोचिए इतना ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कि फिर कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा 2 घंटे में। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप दोनों, आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के जाइए। मेरा जो, हम रहते तो हम क्या करते, हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के जाते, एमसीक्यू आया तो सॉल्व करें, रिटर्न आया तो भी सॉल्व करें। क्योंकि इस मामले में भी सारे स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि किसी को नहीं पता है, तो जितना सरप्राइज हम होंगे उतना ही सरप्राइज बाकी लोगों का, है ना। तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, डिफिकल्टी लेवल सेम हो गया, पैटर्न ही नहीं पता है किसी को।
है ना। लेकिन एक माइंड से अगर आप चलने लगे कि एमसीक्यू माइंड में सोच के जा रहे हैं, वहां आ गया रिटर्न, तो भी नर्वस हो जाएंगे, और रिटर्न सोच के जा रहे हैं एमसीक्यू आया तो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो भी नर्वसनेस है, वो भी गलत होगा उसमें। आप दोनों के लिए माइंड मेकअप, आप हिस्ट्री पढ़ के जाइए, आपको जो भी पूछा है उसके अंदर करंट अफेयर्स पूछा है, करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए, वहां एमसीक्यू आया तो एमसीक्यू करिए, नहीं आया तो इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि राइटिंग तो आपको आता ही है ना, लिखने तो आता ही है ना, ये हम कह रहे हैं। ठीक है। यस, जीएस टेस्ट टू एटलीस्ट इन 2 वीक्स। जीएस के लिए अलग बैच है। यहां पे जितने बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस के लिए आए हैं। ठीक है, आप उसके लिए हमको एक बार फोन कीजिएगा। जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं लास्ट मोमेंट पे, उनको जीएस वाले कोर्स में हम बुला रहे हैं। ठीक है, जीएस के लिए इतना ज्यादा टाइम मिल गया कि हम लोग इतना जीएस उसमें पढ़े हैं जिससे आप सिविल सर्विस के लिए दोबारा जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां उस लेवल का जीएस तो नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लेवल का ही जीएस आप मान के चलिए। एक बार बात कर लीजिएगा फोन करके। यस, यश राणा, अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले यही लाइन हम बोल रहे थे कि जो आप आंसर लिखिएगा दैट शुड बी ए बैलेंस्ड आंसर। वो एक बैलेंस आंसर होना चाहिए, जिसमें कोशिश ये करना चाहिए कि 60% पैरा ही होना चाहिए, 40% के आसपास पॉइंट्स होना चाहिए, और इन्हीं के अंदर में कुछ कुछ चीजें आप, मतलब जब आप आंसर लिखे ना तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खाली पॉइंट 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 वन लाइनर भरे हुए हैं, वैसा नहीं करिए। जैसे एक आंसर मान लीजिए लिखना है हमको, कोई भी आंसर, क्वेश्चन कुछ भी है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अभी एक टॉपिक पे हम बना ही रहे थे, क्वेश्चन भी हम भूल गए, उसको दूसरे फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं क्वेश्चन को, कि हाउ डज पेस्टिसाइड्स, यही वाला शायद था वो क्वेश्चन, या हाउ डज केमिकल्स इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, हेल्थ ऑफ फार्मर। अब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डज वर्किंग एट केमिकल फैक्ट्रीज अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, ऐसा, या जो भी आदमी काम कर रहा है उसके ऊपर। तो इसका अगर हम आंसर लिखे तो इंट्रो छोड़ दीजिए, इंट्रो तो हम बता ही चुके हैं। अगर हम बॉडी लिख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब हेडिंग लिखेंगे कि दीज आर या फॉलोइंग आर द हेल्थ इंपैक्ट, फॉलोइंग आर द हेल्थ इंपैक्ट ड्यू टू द केमिकल्स। अब चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कहीं का एम्प्लॉय हो, चाहे कुछ भी हो, ये हेल्थ इंपैक्ट एक ही रहेगा, है ना। यही तो ट्रिक सब है। हेल्थ इंपैक्ट क्या रहेगा, उसको क्रोनिक इलनेस हो सकता है, उसको कार्सिनोजेनिक माने कैंसर वाला डेवलपमेंट हो सकता है केमिकल्स की वजह से। यहां केमिकल्स दिया है। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसके अंदर हम लोग सिटिंग पोस्चर भी देखते हैं, आर्गोनॉमिक्स देखते हैं, एंथ्रोपोमेट्री करते हैं कि बैठने, गलत तरीके से बैठने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है वर्क प्लेस पे, वो क्योंकि एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। ये भी एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, लेकिन ये फार्मर को हो रहा है केमिकल का स्प्रे करने से, और सिर्फ फार्मर को ही नहीं होगा, उसके फैमिली को भी होगा, है ना। जो उसके आसपास जो बच्चे खेल रहे हैं, जब वो स्प्रे करेगा तो स्प्रे उड़ के डिफ्लेक्ट होगा हवा से, है ना। जो एरोसॉल होता है, बहुत सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स, वो उड़ के जाएंगे और जो बच्चे आसपास खेल रहे हैं उनके लंग्स में भी जाएगा। तो कई तरीके के हेल्थ इंपैक्ट, तो हम क्या यहां खाली पॉइंट्स लिखना शुरू हो जाएंगे तो हो गया, गलत हो गया। फिर हम जब ऐसे लिखेंगे ना कि फॉलोइंग आर द हेल्थ इंपैक्ट, तो फिर शुरू करेंगे पैराग्राफ से, जैसे कि फर्स्ट इज, मान लीजिए क्रोनिक इलनेस आप लिख रहे हैं, क्रोनिक इलनेस, इसको हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा, वही चीज है कि इसको मान लीजिए क्रोनिक का हिंदी हमको नहीं पता है, तो जो भी इसका अनुवाद होता होगा हिंदी में आप देख लीजिएगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग में, मैंने शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। या कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक है, कैंसर उसके वजह से हो सकता है, या फिर उसके वजह से कोई और भी मेंटल भी आपको डिसऑर्डर हो सकता है, जो भी हो सकता है लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। तो पहले कुछ चीजें शब्द में लिख दीजिए कि ये वाला इलनेस कैसे होता है, और नीचे फिर क्या है ना, बुलेट पॉइंट्स इसी में देना है, तो यहां इंक्लूड कर दीजिए कि ये जो केमिकल है, एक आध तो नाम लिख दीजिए, डीडीटी का नाम लिख दीजिए, कुछ फर्टिलाइजर्स का नाम लिख दीजिए अगर याद आ रहा है तो। अदरवाइज अगर नहीं याद आ रहा है तो वहां पे लिखिए केमिकल फर्टिलाइजर, और वहां पर लिख दीजिए जो बहुत कॉमन सब नाम होगा,
DDT, डाइक्लोफिनैक भी लिख देंगे। डाइक्लोफिनैक वहाँ इससे मतलब नहीं, क्योंकि उसका स्प्रे नहीं होता है, वो दवाई के थ्रू आता है, दर्द का दवाई। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कुछ दो, ये हो गया बुलेट पॉइंट और यहां हो गया पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन कभी भी बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंक्लूजन हमेशा पैराग्राफ। तो ये क्या दिखेगा आंसर आपका, इट विल बी अ मिक्स, बैलेंस दिखेगा कि इंट्रो पैराग्राफ में दिख रहा है, कंक्लूजन पैराग्राफ में दिख रहा है, बीच में भी कुछ कुछ पैराग्राफ्स आपने डाले हुए हैं। और डायग्राम्स हमेशा बॉडी में ही बनाइए। अगर कुछ मैप बनाना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि अभी जैसे बहुत सारा न्यूज है, जैसे ये उत्तराखंड नहीं है, दिल्ली में यूरेनियम पाया गया पानी के अंदर में, झारखंड में यूरेनियम पाया गया पानी के अंदर में, झारखंड में फ्लोराइड का भी प्रॉब्लम है। तो अगर इसको लिख रहे हैं तो उसका मैप बना के बता सकते हैं कि इंडिया में इन जगहों पे यूरेनियम का प्रॉब्लम है। यूरेनियम एक हैवी मेटल है, यहां तक कि रेडियो एक्टिव मेटल भी है, सिर्फ हैवी नहीं है, हेवी मेटल से ही रेडियो एक्टिविटी होता है, क्योंकि उनका न्यूक्लियस बहुत भारी होता है। एनीवे, तो इस तरह से एक बैलेंस बना के हमें लिखना चाहिए। ओडिशा एफआरओ में 300 मार्क्स का जीके था, सिंगल पेपर में सारे सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव जीके पूछा है उसमें। यस, क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया। ओडिशा एफआरओ में 300 मार्क्स का जीके था, सिंगल पेपर में सारे सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव जीके पूछा है उसमें, सिंगल सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्टिव जीके पूछा है उसमें। तो वही तो हम कह रहे हैं भाई, यहां भी पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। आप मान लीजिए आपके सामने पैटर्न ही नहीं है, तो आप करिएगा क्या, दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे ना, वही मेरा कहना है। ठीक है, चलिए, मेरा एक दूसरा थोड़ा मेघालय वाला आजकल उसका भी एग्जाम आ गया, तो उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, एक बार आइए, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, नहीं डाउट बहुत ज़्यादा है तो हमको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, पूरा झारखंड कर रहा है फ़ोन, पूरा नॉर्थ ईस्ट करता है फ़ोन, आप भी करिए।